सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूँ मुइज़्ज़ुर रहमान। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अपने पड़ोसी मुल्क ईरान से जुड़ी एक इंतहाई अफसोसनाक ख़बर के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान ने ईरान के सूबे सिस्तान बलूचिस्तान में 8 पाकिस्तानी शहरियों के बेईमाना कत्ल पर ईरान से जवाब मांगा है। इस वाक़े की आपको तफसील बताएं तो यह वाक़या चंद रोज़ पहले हफ्ते के रोज़ महरिस्तान में पेश आया, जो पाकिस्तान की सरहद से तकरीबन 230 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन तमाम 8 मजदूरों को, जो पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखते थे और मैकेनिक के तौर पर काम कर रहे थे, उनको बांध कर गोलियां मारकर कत्ल किया गया। नाज़रीन, इस हमले की जिम्मेदारी दहशतगर्द तंजीम बलोच नेशनलिस्ट आर्मी BNA ने कबूल की। ईरान और पाकिस्तान दोनों ने फौरी तौर पर इस हमले की मजम्मत की है। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा है कि दहशतगर्दी पूरे खित्ते में एक मुश्तरका ख़तरा है। तेहरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू ने ट्विटर यानी X पर एक बयान में तस्दीक की है कि दोनों ममालिक वाक़े की तहकीकात के लिए कोशिशें कर रहे हैं। इससे कबल पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने हमलावरों के ख़िलाफ़ मुश्तरका रद्द अमल का भी मुतालबा किया था। दफ्तर ख़ारजा का कहना था कि पाकिस्तान ईरान में अपने शहरियों के गैर इंसानी और बुज़दिलाना कत्ल की शदीद मज़म्मत करता है, और उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि हमें उम्मीद है कि ईरान की जानिब से मामले की तहकीकात में मुकम्मल ताउन किया जाएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान ईरान सरहदी तनाव जनवरी 2024 से जारी है, जब ईरान ने पाकिस्तानी सरज़मीन पर हमले किए थे। ईरानी हुकूमत ने कहा था कि वो जैश-उल-अदल को निशाना बना रहे हैं, जो कि एक मुसल्लह ग्रुप ईरान में मुतअद्दिद हमलों का इल्ज़ाम लगाते हैं। तो नाज़रीन, पाकिस्तान ने जो जवाबी कार्रवाई की, जो पाकिस्तान की सरहद की दरअंदाज़ी की थी ईरान ने, और उन्होंने पाकिस्तान ने अगले ही दिन मुस्तनद इंटेलिजेंस की बुनियाद पर एक बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी की सरगर्मियाँ होने से बचाया। और पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के सिर्फ चंद दिन बाद ईरान के सरावान इलाके में 9 पाकिस्तानी मजदूरों को नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया था, और इस कार्रवाई में महरिस्तान वाक़े के तर्ज हमला किया था। इससे कबल दहशतगर्द तंजीम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA ने कई बड़े पैमाने पर हमले किए हैं, और पिछले महीने BLA ने जाफर एक्सप्रेस, जिसमें तकरीबन 400 लोग सवार थे, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने ज़बरदस्त अंदाज में कार्रवाई करते हुए कम से कम 33 हमलावरों को इस ऑपरेशन के दौरान जहन्नुम वासिल किया था। हादसे में नाज़रीन 30 अफराद शहीद भी हुए थे। दहशतगर्द तंजीम BLA बलूचिस्तान में सबसे ताकतवर दहशत ग्रुप रहा है, जो कि कानून नाफिज करने वाले एहलकारों के साथ साथ चीनी मफादात को भी निशाना बनाता रहा है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक BNA एक निस्बतन गैर मारूफ ग्रुप है, और हफ्ते को होने वाले हमले की जिम्मेदारी भी इसी दहशतगर्द ग्रुप ने कबूल की थी। तज्ज़ियाकारों ने मज़ीद कहा कि BNA ईरान के ख़िलाफ़ है, लेकिन तेहरान के मफादात के लिए इसका ख़तरा जैश-उल-अदल, जिसने माजी में बार बार ईरान पर हमले किए हैं, उसके मुकाबले में महदूद है। 12 अप्रैल के हमले के बाद ईरान मुसल्लह ग्रुप्स के ख़िलाफ़ तेज़ी से काम कर रहा है, जिससे सरहद दोनों अतराफ सिक्योरिटी ख़तरात से निपटने में तेहरान और इस्लामाबाद के दरमियान ज़्यादा रवाबित का इम्कान है, जिससे उम्मीद की जाती है कि मुस्तक़बिल करीब में दहशतगर्दी के वाक़यात पर काबू पाया जा सकेगा। एंड ऑब्वियसली नाज़रीन, ये ईरान पे लाजिम है कि वो अपनी सरहद को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने से रोके। जो दहशतगर्द ग्रुप्स वहाँ पे पनाह ले रहे हैं, और अफ़गानिस्तान में भी जिस तरह पनाह ले रहे हैं, उन तमाम ग्रुप्स को काबू किया जाए और कोशिश की जाए कि जो सरज़मीन है वो पाकिस्तान के मफादात और पाकिस्तान के लोगों के ख़िलाफ़ न इस्तेमाल हो, क्योंकि दहशतगर्दी पूरे रीजन को इफ़ेक्ट करती है, और अमन में सिर्फ हमारे मुल्क का ही नहीं बल्कि पूरे खित्ते का ही फ़ायदा है। नाज़रीन, ईरान के बाद अब बढ़ते हैं अमेरिका की जानिब, और अब हम एक ऐसी ख़बर की तरफ बढ़ने लगे हैं जो कि बहुत ही तशवीशनाक है। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप के जो बेसिकली इंतज़ामिया के मेजर्स हैं, उनका अब शिकार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया की जानिब से आयद करदा मुतालबात को मुस्तरद कर दिया है, जिसके नतीजे में वाइट हाउस ने उसे आईवी लीग स्कूल के $2.3 अरब की फ़ेडरल फंडिंग उसकी फ्रीज़ कर दी है। नाज़रीन, ये बहुत अहम और तशवीशनाक वाक़या है, क्योंकि हार्वर्ड
पहली अमरीकी यूनिवर्सिटी बन गई है जिसने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुतालबात के सामने सर नहीं झुकाया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सदर एलियन गार्बर ने एक पब्लिक लेटर जारी किया जिसमें उन्होंने ट्रंप इंतजामिया के मुतालबात को हार्वर्ड कम्युनिटी को कंट्रोल करने और स्कूल के निजी इदारे जो कि इल्म की तलाश और नशर व इशाअत के लिए वक्फ हैं ऐसे इदारे को धमकी देने की कोशिश करार दिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि ऐसी मुदाखलत गैर मामूली है और वफाकी हुकूमत के इख्तियारात से बाहर है। आपको नाज़रीन इसके बारे में मज़ीद भी बताएं कि अमरीकी हुकूमत के मुतालबात में गैर मुल्की तलबा को कोड की खिलाफ वर्जियों की रिपोर्ट करना, उसकी गवर्नेंस और लीडरशिप में इस्लाहत करना, डाइवर्सिटी एक्टिविटी और इंक्लूजन प्रोग्राम्स बेसिकली जो होते हैं उनको मज़ीद बंद करना और ख़ास तौर पर इंटरनेशनल तलबा के लिए अपनी हायरिंग और एडमिशन पॉलिसीज़ में तब्दील करना शामिल है। गार्बर ने कहा कि कोई भी हुकूमत चाहे किसी भी पार्टी को हो ये नहीं बता सकती कि निजी यूनिवर्सिटीज़ क्या पढ़ा सकती हैं, किसे दाखिला दे सकती हैं या किसे भर्ती कर सकती हैं और वो किन इलाकों का मुताला और तहकीक कर सकती हैं। दरअसल नाज़रीन, हार्वर्ड के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई पिछले 18 माह के दौरान होने वाले फ़लस्तीन नवाज़ और गज़ा जंग मुखालिफ एहतजाजों के दौरान कैंपेन में फैले हुए मुबैना यहूदियत दुश्मनी के खिलाफ क्रैकडाउन का हिस्सा है। ऑब्वियसली अंडर द गार्ब ऑफ एंटी सेमिटिज़म डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया ने बहुत हार्श क्रैकडाउन किया इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के खिलाफ जिन्होंने सिर्फ फ़लस्तीनी लोगों के लिए आवाज़ उठाई है, चाहे उसमें कोलंबिया के स्टूडेंट्स हो, कोलंबिया की भी फंडिंग फ्रीज़ हुई। अब जिस तरह हार्वर्ड के वाक़यात आ रहे हैं, किस तरह आइस ने गैर मुल्की स्टूडेंट्स को, जिसको हमने पहले भी कवर किया है, उनको किस तरह रात के अंधेरे में पकड़ के और गैर मुनसिफाना तौर पर डिपोर्ट करने की कोशिश की है। और अब तो अनफॉर्चुनेट नाज़रीन ये उसी का एक समझे चलता आ रहा है वाक़या। अब आपको इसके बारे में मज़ीद बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो हार्वर्ड को मिलने वाले 9 अरब डॉलर्स के वफाकी कॉन्ट्रैक्ट्स और ग्रांट्स का जायज़ा ले रहे हैं, उनकी हुकूमत ने कहा था। और नाज़रीन ये पहली बार नहीं है कि ट्रंप इंतज़ामिया ने किसी यूनिवर्सिटी की फंडिंग फ्रीज़ की हो। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से 7 मार्च को $400 मिलियन की ग्रांट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स छीन लिए गए थे। और नाज़रीन इस फंडिंग की जो फ्रीजिंग है उसकी वजह यही बताई जा रही है कि कैंपस में बिला रोक टोक तशद्दुद, दहशतगर्दी और एंटी सेमिटिज़म बेसिकली हो रहा है और उसकी इजाज़त दी गई है और यही प्रोपेगेंडा किया गया है ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से इस तरह के फैशिस्ट मेजर्स लेते हुए। और नाज़रीन इससे कहीं ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि प्रो पैलेस्टीनियन मुजाहिरों में हिस्सा लेने वाले कई गैर मुल्की तलबा के ख़िलाफ़ डिपोर्टेशन की कार्रवाइयाँ शुरू की जा चुकी हैं, जबकि सैकड़ों दीगर तलबा के वीज़े मनसूख कर दिए गए हैं। ये वाज़ेह तौर पर फ़लस्तीन के मसले पर बोलने वालों को चुप कराने की कोशिश है। डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से यूनिवर्सिटीज़ पर यह हमला फ़लस्तीनियों के हकूक़ की हिमायत करने वालों की आवाज़ को दबाने की एक बड़ी कोशिश है। हार्वर्ड के इन इक़दामात से ये उम्मीद पैदा हुई है कि दीगर एकेडमिक इदारों को भी इससे हौसला मिलेगा और वो भी आवाज़ उठाएंगे। नाज़रीन, अगर हम फ़लस्तीन के मसले पर बात करना और इजराइल की जानिब से जारी गज़ा में अब तक सबसे बड़े कत्लेआम की मुखालफत करना किसी भी तरह से एंटी सेमिटिज़म नहीं है, ये बतानी दुनिया को बहुत ज़रूरी है। एंटी सेमिटिज़म का कोई ताल्लुक़ नहीं है जो इजराइल के जो सेहूनी नवाज़ जो उनके इनिशिएटिव्स रहे हैं अगेंस्ट फ़लस्तीन। 51,000 लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, तो उनकी शहादत के ऊपर आवाज़ उठाना बिल्कुल भी एंटी सेमिटिज़म नहीं है। और नाज़रीन यहाँ पे दिलचस्प बात यह है कि गुज़श्ता माह हार्वर्ड की ग्रेजुएशन सेरेमनी में 1000 से ज़ायद तलबा, फैकल्टी मेंबर्स और दीगर शुरका ने गज़ा में इजरायली जारियत के ख़िलाफ़ एहतजाज के तौर पर वॉकआउट किया था। नाज़रीन यह आम तौर पर रवां साल के दौरान बहुत ही कैंपसेस में देखने आए इस तरह के वाक़यात और ये उसी एहतजाजी लहर का एक ये वाक़या हिस्सा था। और नाज़रीन सदर ट्रंप की जानिब से आयद की गई ये पाबंदियाँ और यूनिवर्सिटी की फ़ंडिंग काटने की धमकियाँ दरअसल उनका अपनी ही अवाम और अमरीकी कॉन्स्टिट्यूशन में शहरियों की हासिल आज़ादी इज़हार राय के ख़िलाफ़ उठाया गया कदम है, जो कि बेसिकली अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 की खिलाफ वर्जी है, जो कि राइट टू फ्री मूवमेंट और राइट टू फ्री स्पीच को प्रोटेक्ट करता है। अनफॉर्चुनेटली इसकी वजह यही बताई जा रही है कि जो इजराइल की पॉलिसीज़ हैं ऑफ डूइंग अ मैसेकर, उसमें उसको प्रोटेक्शन दी जा रही है और इसी तल्ख हकीकत को छुपाने के लिए बेसिकली वो अपने ही शहरियों और अपने ही आइन के ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं और मुखालफिन को दबाने पर इस वक्त तुले हुए हैं। और अगर हम पिछले सालों की बात करें तो हमने देखा है कि इजराइल के गज़ा में जंगी जराइम पर बात करने वालों को कैसे खामोश करवाया गया है। लेकिन अब हार्वर्ड के इस इक़दाम से ऑब्वियसली उम्मीद की एक नई किरण पैदा हुई है और ये देखना होगा कि आया दीगर एकेडमिक इदारे भी हुकूमत का सामने करने की हिम्मत करेंगे या फिर हार्वर्ड तनहा रह जाएगा। गुज़श्ता साल से गज़ा में जारी इजरायली हमलों पर आवाज़ उठाने वालों के खिलाफ अमेरिका में एक माहौल बनाया गया है। अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में मुज़ाहरे करने वाले तलबा को न सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि उनकी तालीमी और पेशेवराना ज़िंदगी को तबाह करने की कोशिश भी की गई। ऐसे माहौल में हार्वर्ड का यह कदम वाकई काबिल तहसीन है। और नाज़रीन वही बात है कि
फ़लस्तीन मामला ऐसा है कि इसमें जितना मर्ज़ी लोगों की आवाज़ दबाई जाएगी, आई थिंक इसमें जो है जो फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है और जो इस पे जो आवाज़ उठाने का अमल है वो नहीं रोका जा सकता, क्योंकि नाज़रीन ये 51,000 लोगों की जानों का सवाल है। 51,000 फ़लस्तीनी लोग शहीद हो चुके हैं। तो मिन हैसिल कौम और एज एन इंसान ये हम सब की एक अखलाकी ज़िम्मेदारी है कि हम इस पे जो कर सकते हैं वो करें, चाहे इस पे आवाज़ उठाएं या हम हर जगह मुतालबा करें कि इस कत्लेआम को रोका जाए, इस जेनोसाइड को रोका जाए। नाज़रीन, इस हवाले से हम आपको मज़ीद भी आगाह करते रहेंगे, लेकिन यहाँ वक्त आ जाता है एक ब्रेक का। कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए बोल न्यूज़। नाज़रीन, वेलकम बैक टू फ्रंट पेज। ब्रेक से पहले हम आपको बता रहे थे जो ईरान में पाकिस्तानी शहरियों का बहेमाना कत्ल हुआ और फिर उसके बाद जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हैज़ डिसाइडेड टू स्टैंड अप अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रम्प्स आर्बिट्रेरी पॉलिसी डिसीजंस, जो कि एक बड़ी अच्छी बात है। अब नाज़रीन हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए साउथ कोरिया से ख़बर शामिल करते हैं। तो नाज़रीन, साउथ कोरिया ने आज अपने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए 33 ट्रिलियन युआन यानी तकरीबन 23 अरब डॉलर के सपोर्ट पैकेज का ऐलान किया है। नाज़रीन, ये पैकेज जो है वो पिछले साल के 26 ट्रिलियन युआन के पैकेज से तकरीबन 25% ज़्यादा है। सेमीकंडक्टर या चिप्स वो छोटे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं जो आपके स्मार्टफोन, आपके कंप्यूटर, कार, फ्रिज और तकरीबन हर डिजिटल डिवाइस में मौजूद होते हैं। और उसमें साउथ कोरिया की हुकूमत ने ये इकदाम दो बड़े मसाइल की वजह से उठाया। पहला, जो अमेरिका में जो ट्रम्प इंतज़ामिया की पॉलिसी की गैर यकीनी सूरत हाल, और दूसरा ऑब्वियसली जो चाइनीज़ कंपनी से बढ़ता हुआ मुकाबला है। यहाँ नाज़रीन यहाँ पे याद रहे कि साउथ कोरिया दुनिया की सबसे बड़ी मेमोरी चिप बनाने वाली कंपनी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और SK हैंक्स का हाउस है। साउथ कोरियाई हुकूमत की तरफ से ये जो सपोर्ट पैकेज का नाज़रीन ऐलान हुआ है, इसका मकसद सनत को माली मदद, टैक्स रिलीफ और रिसर्च के लिए फ़ंडिंग फराहम करना है। साउथ कोरिया चिप्स इंडस्ट्री के लिए फाइनेंशियल असेसमेंट प्रोग्राम को 17 ट्रिलियन वॉन से बढ़ा के 20 ट्रिलियन वॉन तक ले जाएगा। नाज़रीन, ये इजाफी पैसे कंपनीज़ को ग्लोबल कम्युनिकेशन में तेज़ी से बढ़ती लागत का मुकाबला करने में मदद देंगे। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर सवाल ऑब्वियसली ये है कि साउथ कोरिया ने इस वक्त अपने सपोर्ट में ये बड़ा इजाफा क्यों किया, और इसका जवाब नाज़रीन ये है कि सदर डोनाल्ड ट्रम्प की जो नई टैरिफ पॉलिसीज़ आई हैं, सदर डोनाल्ड ट्रम्प ने इतवार को कहा था कि वो अगले हफ्ते के दौरान दरामदशुदा सेमीकंडक्टर्स पर टैरिफ रेट का ऐलान करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सेक्टर की कुछ कंपनीज़ के साथ फ्लेक्सिबिलिटी होगी, लेकिन तफसीलात अभी तक वाज़े नहीं हैं। अभी ये भी वाज़े नहीं है कि जो अमरीकी टैरिफ कितने होंगे और कौन सी कंपनीज़ मुतासर होंगी, लेकिन अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प इंतज़ामिया मुख्तलिफ सेक्टर्स पर नए टैरिफ लगा रही है और सेमीकंडक्टर्स भी उसके अब टारगेट पर आ गए हैं। मज़ीद आपको ये बताएं कि अमेरिका ने सेक्शन 232 इन्वेस्टिगेशन के नाम से सेमीकंडक्टर्स और बायोफार्मास्यूटिकल दरामद तहकीकात शुरू की हैं, जिसका मकसद ये चेक करना है कि क्या ये जो दरामदात अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरा हैं या नहीं है। साउथ कोरिया के फाइनेंस मिनिस्टर चुई सोंग मूक ने कहा है कि हुकूमत अमरीका के साथ सेक्शन 232 इन्वेस्टिगेशंस पर एक्टिवली कंसल्ट करेगी ताकि लोकल कंपनीज़ पर मनफी असरात को कम किया जा सके। तो नाज़रीन, यहाँ पे आपको बताएं कि आमतौर पर टैरिफ पॉलिसीज़ लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए होती हैं, लेकिन इकोनॉमिस्ट का कहना है कि ये पॉलिसीज़ लंबे अरसे में इंडस्ट्री को डैमेज कर सकती हैं, क्योंकि इनोवेशन को कम करती हैं और कंज्यूमर्स के लिए प्राइसेस बढ़ाती हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि साल 2024 में साउथ कोरिया की जो सेमीकंडक्टर्स की जो चिप्स की एक्सपोर्ट्स थी वो तकरीबन 141.9 अरब डॉलर थी, जो कि मुल्क की कुल एक्सपोर्ट्स का 21% है, और उनमें से चीन को 46.6 अरब डॉलर और अमेरिका को 10.7 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट की गई। और इसका मतलब यह है कि अमेरिका के जो टैरिफ है वो साउथ कोरिया इकॉनमी पर बड़ा असर डाल सकते हैं। और जो नाज़रीन टैरिफ का सबसे बड़ा मसला यही है कि रिटेलिएटरी टैरिफ्स का सिलसिला शुरू हो सकता है, जिसमें दूसरे ममालिक बदले में अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगा सकते हैं, और ये ट्रेड वॉर का बायस बन सकता है, जिससे दुनिया भर की इकॉनमी मुतासर
متاثر ہو سکتی ہے. اور آبویسلی اس کے حوالے سے ہم نے آپ کو مزید پچھلے ہفتے بھی شوز میں آگاہ کیا, کل بھی بتایا تھا کہ جو چائنا کی جو ٹریڈ وار ہے وہ سپلائی چین کو کس طرح ڈیمیج کر سکتی ہے اور کس طرح گلوبل اکانومی میں مزید ڈاؤن ٹرن لا سکتی ہے, جو کہ آلریڈی اس وقت سفر کر رہی ہے. اور پچھلے ہفتے ساؤتھ کوریا نے اپنے آٹو سیکٹر کے لیے بھی ایمرجنسی سپورٹ کا اعلان کیا تھا. اور ناظرین, یہ جو اقدامات ہیں وہ امریکن ٹیرف کے اثرات کو کم کرنے کے لیے تھے, خاص طور پر ایسے سیکٹر میں جس نے حالیہ سالوں میں امریکہ کو ایکسپورٹس میں نمایاں اضافہ دیکھا ہے. ان اقدامات سے آٹو انڈسٹری کے لیے فائنینشیل سپورٹ کے ساتھ ساتھ ٹیکس کٹس اور سبسڈیز شامل ہیں جو لوکل ڈیمانڈ کو بڑھانے کے لیے ہیں. حکومت نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ نیگوشیٹ کرے گی اور مارکیٹس میں ایکسپینشن میں مدد کرے گی. ناظرین, آپ کو یہ بھی بتائیں کہ انٹیل نے پیر کو اعلان کیا کہ والٹیرا میں اپنے میجورٹی سٹیک تقریباً 4.5 ارب ڈالرز میں فروخت کرنے پر راضی ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے اس کے شیئرز میں تقریباً 6.5% کا اضافہ ہوا. الیکشن کے بعد سے امریکن پریزیڈنٹ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیرف پالیسیز نے انٹرنیشنل ٹریڈ میں تناؤ پیدا کر دیا ہے. وہ اپنے پہلے دور میں حکومت کی طرح امریکہ فرسٹ پالیسی پر چل رہے ہیں, لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ اس طرح کے پروٹیکشنسٹ اقدامات دونوں طرف کی جو معیشت ہیں ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. آخر میں یہ واضح ہے کہ جو چپس ہیں وہ ریئل وار امریکہ اور چین کے درمیان ٹیکنالوجی کی جنگ میں ساؤتھ کوریا جیسے ممالک کے درمیان میں پھنسے ہوئے ہیں. ساؤتھ کوریا $23 بلین کا ایکسپورٹ پیکیج اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ جنگ کتنی سیریس ہو چکی ہے اور اس کے اکنامک کانسیکوینسز تمام ممالک محسوس کریں گے. ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ ٹرمپ انتظامیہ سیمی کنڈکٹرز پر کس قسم کے ٹیرفز لگاتی ہے, تو آبویسلی اس حوالے سے اس کے کیا عالمی ٹیکنالوجی سپلائی چین پر کیا اثرات ہوتے ہیں اور ٹیک انڈسٹری میں پروٹیکشنزم کی یہ جو نئی ویو گلوبل اکانومی کو جو شیپ کرے گی, کیا یہ امریکہ یا دنیا کے دیگر ممالک کے مفاد میں ہے. اس تمام حوالے سے آبویسلی وقت ہی بتائے گا کہ کیا ہوتا ہے اور آپ کو آگاہ بھی کریں گے. لیکن اب ہم بڑھتے ہیں آبویسلی اپنے پروگرام کے آخری حصے میں, جو کہ ہم آپ کو ایک ورلڈ ویو دیتے ہیں کہ آج مارکیٹس کا کیا احوال ہے. لیکن پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کرتے ہیں ذرا کچھ آپ کو مارکیٹس کا سرسری سا جائزہ لیں. آبویسلی ابھی ہم نے پچھلی سٹوری میں ایشین پیسیفک ریجن کی بات کی, تو آئیے وہیں کی مارکیٹس کا رخ کر لیتے ہیں. تو آبویسلی جو ایشیا پیسیفک کی مارکیٹس ہیں وہ زیادہ تر جو ہے ٹیک ریلی کی وجہ سے منگل, کیونکہ کل گزشتہ شب وال سٹریٹ جو امریکی ہمارے ہاں گزشتہ شب تھی لیکن امریکہ میں صبح تھی, وہ وال سٹریٹ پہ کافی بڑھوتی ہوئی ٹیک سٹاکس میں. تو آبویسلی جو ساؤتھ ایشیا پیسیفک کی جو مارکیٹس ہیں وہاں بھی کافی زیادہ آبویسلی اضافہ دیکھا گیا مارکیٹس میں. جاپان کا جو بینچ مارک نکی 225 انڈیکس ہے ناظرین, وہ 0.84% تک اس میں اضافہ دیکھا گیا, اور جو دن کا اختتام 34,267.54 پوائنٹس پہ ہوا, اور جو بروڈر ٹاپکس انڈیکس ہے وہ تقریباً 1% کے اضافے سے 2,513 پوائنٹس پر بند ہوا. ساؤتھ کوریا کے کوسپی انڈیکس کی بات کریں تو اس میں 0.88% کا اضافہ ہوا اور وہ 2,477 پوائنٹس پہ بند ہوا. اور جو اسمائل کیپ کوسڈک ہے اس میں 0.41% کے اضافے سے 711 پوائنٹس پر بند ہوئی مارکیٹ. آسٹریلیا کی بات کریں تو S&P ASX 200 جو انڈیکس ہے وہ تقریباً 0.17% اس میں مزید اضافہ دیکھا گیا اور 7,761 پوائنٹس کا آخری وقت تک اس میں اضافہ دیکھا گیا. بھارت کی بات کی جائے تو انڈیا کا جو بینچ مارک نفٹی 50 انڈیکس ہے اس کے اندر 2.18% کا اضافہ دیکھا گیا, اور جو براڈر BSE سینسیکس ہے وہ تقریباً اس میں 2.19%, جو بھارتی سٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق 1:50 تک اس میں یہ اضافہ دیکھا گیا. آج پاکستانی اسٹاک مارکیٹ میں بھی کافی اضافہ دیکھا گیا, تقریباً 500 پوائنٹس کا اضافہ تھا. ہانگ کانگ کے ہینگ سینگ انڈیکس کی بات کریں تو 0.23% کا آج اضافہ دیکھا گیا اور 21,466 پوائنٹس پہ, جبکہ مین لینڈ چائنا کا جو CSI 300 انڈیکس ہے وہ تقریباً بغیر کسی اضافے کے 3,761 پوائنٹ پہ بند ہوا. تو کمی کہیں بھی نہیں ہوئی, اضافہ کا ماحول دیکھا گیا, تیزی تھی مارکیٹس میں, کہیں نامنل تھی کہیں زیادہ تھی. اینڈ آبویسلی اب چین کی جو بتائی جا رہی ہے وجہ کہ وہاں پہ اس وجہ سے کوئی آج اضافہ نہیں دیکھا گیا, لیکن کوئی مندی بھی نہیں دیکھی گئی تھی کیونکہ چائنا کے 2025 کے پہلے کوارٹر کے GDP نمبرز کل آئیں گے, اور جو توقعات یہی کی جا رہی ہیں. جو بیسیکلی بات کرتے ہوئے جو یانگ وینگ ہیں, چیف ایمرجنگ مارکیٹس اور چائنا اسٹریٹجک انویسٹمنٹ ریسرچ ہیں, الپائن میکرو دنیا کی بہت بڑی ریسرچ اکنامک فرم ہے, انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ جو نئی جو پالیسی جو کل نمبرز آئیں گے وہ آبویسلی ڈیفائن کرے گا کہ آگے
चाइना के हवाले से, चाइना की मीशत के हवाले से क्या पॉलिसी इनिशिएटिव्स होंगे, एंड ऑब्वियसली अगर वो अच्छे नंबर्स हुए तो उसका दुनिया पे अच्छा स्पिल ओवर इफेक्ट भी होगा। तो लेट्स सी नाज़रीन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, होम परचेज और अप्लायंस अपग्रेड्स और ये जो US डॉलर का जो मामला है इसका क्या अहवाल रहता है चीन की मार्केट्स पे, आपको हम तमाम दुनिया की जो मार्केट्स के हवाले से भी बताएंगे, मीशतों के हवाले से भी बताएंगे, टैरिफ्स का क्या हो रहा है, क्योंकि साउथ कोरिया की अच्छी एक हिस्ट्री रही है। एक दफ़ा का जिक्र है कि उन्होंने जब अपनी शिपिंग इंडस्ट्री को 5 साल का ज़बरदस्त एक उन्होंने पैकेज दिया था और 5 साल के बाद वो शिपिंग इंडस्ट्री अपने पाँव पे खुद ही खड़ी हो गई थी। तो इसका भी कभी किसी दिन आपको तफसील से आगाह करेंगे कि सब्सिडीज़ दे के किस तरह इंडस्ट्रीज़ को खड़ा किया जाता है। एंड ऑब्वियसली नाज़रीन, जो फ़लस्तीन के हवाले से मामला था अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में रहे उस हवाले से भी बताएंगे। एंड ऑब्वियसली जो हमने ईरान के हवाले से अफसोसनाक खबर भी शामिल किया। तो नाज़रीन, मज़ीद इन तमाम मामला से आपको आगाह करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो जाता है ख़त्म हमारे शो का। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बोल के सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपना फीडबैक ज़रूर रिकॉर्ड कीजिएगा। मुझे मुइज़्ज़ुर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।